बिहार में दो गठबंधन पहले से मौजूद हैं और तीसरा गठबंधन कल बन गया जन अधिकार पार्टी के साथ। और इसी को लेकर के चर्चा पे आज हम हाजिर हैं न्यूज सिस्टम पर। हमारे साथ हैं शाहीन परवेज जन अधिकार पार्टी से, तिवारी जी कांग्रेस से, और प्रवीण बागी जी वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे अभय पांडे न्यूज सिस्टम पटना के तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं परवेज जी के पास जाना चाहूंगा। मैं पूछूंगा कि क्यों, मतलब जो कल का गठबंधन बना उसका आधार क्या है? दीपक जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी बात जो है कि तीसरी गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो उसका आपको जवाब मिल जाएगा कि तीसरी गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। जब दो गठबंधन से लोग उब चुके थे तो तीसरी गठबंधन की जरूरत पड़ी। यहाँ बिहार में लंबे समय से एक कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन चल रही है और दूसरी गठबंधन लंबे समय से भाजपा के नेतृत्व में यहाँ पे चल रही है, और कमोबेश यही गठबंधन का स्वरूप पूरे देश में चल रहा है। मगर देश तीसरा विकल्प की तलाश हमेशा से कर रही है, लेकिन लंबे समय से तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प को कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों की वजह से कोलैप्स कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। कई ऐसे कारण सामने आए हैं जिसपे एक बार चर्चा कर सकते हैं हम लोग। तो आज देश को और बिहार को एक ऐसे लीडर की जरूरत है, एक ऐसे अलायंस की जरूरत है जो दिखावा ना करके अब वो काम करे, क्योंकि दोनों अलायंस को, जो दो अलायंस बिहार के अंदर और कमोपेश वही अलायंस दोनों अलायंस देश के अंदर रहे हैं, उन दोनों अलायंस के लंबे समय से देश की जनता और बिहार की जनता ने देखा है। और कहीं ना कहीं अब बहुत उबाऊ हो चुका है ये कि 15 साल जंगल राज बोल के शासन आया एनडीए का। जब एनडीए का शासन आया तो आज भी स्थिति और जो इंडेक्स है वो लगभग उसी प्रकार का बना हुआ है। जी दीपक जी। हाँ, चलिए मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, इस पे आपका क्या कमेंट है कि तीसरा गठबंधन आ गया? क्या हमारे यहाँ देखिए, ये आधार खो रही है? ये तीसरा गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। जिन्हें दोनों गठबंधनों में जगह नहीं मिली, उन लोगों ने, वैसे लोगों ने मिलकर के ये तीसरा गठबंधन बनाया है। पहले पप्पू यादव ने पूरी कोशिश की कि दोनों गठबंधनों में से कहीं उनको एंट्री मिल जाए, मगर किसी ने उन्हें साथ नहीं लिया। तो वो लगातार तलाश रहे थे साथी कि कोई एक साथी मिले जिसके साथ मिलकर के कोई अलग फ्रंट बनाया जाए। और रावण भी बिहार में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, अपना पांव यहाँ जमाना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, तो उनको मिल गए पप्पू यादव। तो ये दोनों मिलकर के गठबंधन बन गए यहाँ। तो रावण का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। गांधी मैदान में पिछले साल उन्होंने एक सभा की थी, सुपर फ्लॉप मीटिंग हुई थी। यूपी में भले उनका जो कुछ भी हो, मगर यहाँ तो मायावती और कांशीराम भी आकर के फेल हो गए, फ्लॉप रहे बिहार में। 2, 4, 5, 7 ऐसे विधायक कभी कभी जीत के आते थे, वो भी दल बदल करके दूसरी पार्टियों में चले जाते थे। तो जब उतने बड़े नेता बिहार में अपना पांव नहीं जमा पाए तो रावण कोई बहुत कुछ कर पाएंगे, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। और पप्पू यादव ने बेशक काम बहुत किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो पटना में बाढ़ आई, अभी जो बिहार के दूसरे हिस्सों में बाढ़ आई, उसमें बहुत परिश्रम किया, लोगों को मदद पहुंचाई। जहां सरकारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही थी, राजनेता नहीं पहुंच रहे थे, वहां पप्पू यादव पहुंचे। ये एक उन्होंने एक सकारात्मक छवि जरूर बनाई। मगर जो पिछली इमेज उनकी है, एक आपराधिक छवि, बाहुबली की छवि जो उनकी बनी हुई है, वो भारी पड़ जाती है। और कोई भी देखिए उनकी पार्टी में कोई ख्यात चेहरा नहीं है। पप्पू यादव को छोड़ दें तो कोई दूसरा ख्यात बड़ा राजनेता जिसकी पूरे बिहार में पहचान हो, वैसा कोई चेहरा उनके साथ नहीं जुड़ा है। इसी वजह से क्योंकि उनकी छवि वैसी नहीं बन पाई है एक राजनेता की। तो ये समस्या है। अब पप्पू यादव कितना सफल होंगे बिहार की राजनीति में, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। 2-4 सीट हो सकता है जीत जाए, 5-7 सीट जीत जाए, मगर उससे ज्यादा वो कुछ कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। आपका क्या सोचना है तिवारी जी? सरोज जी। पहले तो आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके बाद लोकतंत्र है, सबको आजादी है, बहुदलीय परंपरा है। आवाज आ रही है? बहुदलीय परंपरा है। डिस्टर्ब है, आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। आप डिस्टर्ब हो रहे, आप माइक वो मास्क हटा लीजिए। हेलो, मास्क हटा लीजिए।
हाँ ठीक है, लोकतंत्र है, बहुदलीय परंपरा है, जी और बहुगठबंधनीय परंपरा भी बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। सबको अपना अपना भाग्य आजमाना है, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और पेश करेंगे तो अब उसमें है कि कौन गंभीरता के साथ दावेदारी में है। तो यहाँ निश्चित रूप से गंभीर दावेदारी है, वो महागठबंधन और दूसरे गठबंधन एनडीए की है, और जमीन पे वही दिखता है। गठबंधन का वो अभी प्रवीण बागी जी की बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। वो मतलब उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो मजबूरी का भी गठबंधन है, ये भी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद ये भी है कि चुनाव में वोट कटवा की स्थिति भी बनेगी, तो वोट भी काटेंगे। अब ये किसका काटेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन समझदार है कि हमको वोट कहाँ देना है। गठबंधन से कोई फर्क नहीं। आपकी आवाज बहुत कट रही है। सारी पॉलिटिकल को अपना हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता है, उनका आधार है, और उसमें रस्साकसी चलती है। रस्साकसी इसलिए चलती है कि कार्यकर्ताओं का महत्वाकांक्षा भी होता है कि वो चुनाव लड़े, उनके पार्टी के नेताओं के ऊपर भी इस बात का दबाव होता है, इसलिए रस्साकसी चलता है गठबंधन बनाने के दौर में। अब इसमें क्या होता है कि कई बारी लोगों का डिजायर, इच्छा नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिल पाती, तब वो खुद अपना अलग रास्ता भी बनाते हैं, और तीसरा का चौथा भी गठबंधन हो सकता है कि दिखाई दे जाए कुछ दिनों में। तो गठबंधनों का दौर तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई बेसिकली कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं की है, और नेताओं को ये बात समझ में आती है, और वो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ भी नहीं सकते, और उनको एडजस्टमेंट भी करना है। एक अकेली पार्टी के पास अगर ये बहुमत होता या इतना वोट होता कि वो गठबंधन ना करे, तब तो बात समझ में आती। अभी आप देख लीजिए, दूसरी तरफ एनडीए में भी लोजपा आके तरेर रहा है, और वो भी चाहता है कि कुछ हमको भी मिले। हम जैसे नए पार्टनर को, नीतीश जी को बुलाना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। रालोसपा की हालत आपने देखी ली, वो दिल्ली में सबको मिल रहे हैं, बीजेपी को मिल रहे हैं, कांग्रेस को भी मिल रहे हैं। तो मुश्किल ये है कि वोट आपके पास उतने नहीं है जितनी चाहिए, तो आपको गठबंधन में भी जाना है। कार्यकर्ता आपके विधानसभा में है या नहीं है, कई बार आप चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता लड़े और सीटें जीते, ताकि हमारी पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर आए। और तीसरा गठबंधन क्या चाहता है, बागी जी ने कहा, जीतेंगे तो अरे भाई, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है तो। मैं 1 मिनट रुक जाइए आप तिवारी जी, 1 मिनट, आपकी आवाज आ नहीं रही क्लियर एकदम। परवेज जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों लोगों ने एक ही बात कही कि ये मजबूरी का गठबंधन है, आपका क्या मानना है? देखिए सर, मजबूरी का गठबंधन, अब कांग्रेस जो बोल ले, ये प्रवीण जी की बातों से हो सकता है कि हम सहमत नहीं हो सकते हैं। प्रवीण जी एक बड़ी पत्रकार है, इनकी बातों से हम हो सकता है कि हम सहमत नहीं है। मजबूरी का गठबंधन क्यों है सर? आपने ये अधिकार किसी एक या दो किसी विशेष राजनीतिक दल को सत्ता का अधिकार क्यों दे रखा है? और अगर कोई सत्ता की भागीदारी करना चाहता है, वो एक वैसा व्यक्ति जो काम करने में भरोसा रखता है। प्रवीण जी की एक बात में इन्होंने कहा कि मजबूरी का गठबंधन है, मगर वो नेता मजबूरी गठबंधन कौन कर रहा है? जो नेता लगातार समाज के बीच में खड़ा रहता है, गरीबों के बीच में खड़ा रहता है। इन्होंने ये भी बोला कि जहां पर सरकारी तंत्र फेल होती है, वहां पे हमारे नेता खड़े होते हैं, माननीय पप्पू यादव जी हमारे वहां पे खड़े होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति अगर चुनाव में जाने की बात करता है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है चुनाव में जाने का? और अगर वो कोई गठबंधन कर रहा है, वो एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने वाला व्यक्ति है, गठबंधन ये वो उसको आप मजबूरी गठबंधन का नाम देना चाहते हैं, ठीक है, जनता तय कर लेगी कौन चीज की गठबंधन मजबूरी की है। मगर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि सत्ता ये यूपीए और एनडीए की जागीर नहीं है सर, कि आप जिसको चाहेंगे उसको अपने गठबंधन में रखेंगे तो उसकी सरकार बनेगी, अदरवाइज विपक्ष में जाएंगे। जनता इस बात को जानती है और उब चुकी है कि या यूपीए और एनडीए दोनों ने मिलकर जनता को कैसे ठगा है, एक दूसरे के बारे में झूठ बोलकर। जब यही एनडीए की गठबंधन सर जंगल राज करके आई थी ना, आज स्थिति क्या है? आज सर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बिहार का क्राइम में क्या इंडेक्स है? वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स 2019 के और 20 के हिसाब से
बिहार भारत का नहीं, दुनिया का प्रथम स्थान हासिल करता है क्राइम और रेप के मामले में। वो कौन अब जंगल राज कहाँ चला गया? तो प्रवीण जी, आप मेरे कहने का मतलब सिर्फ दीपक जी इतना है कि गठबंधन महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए चुनाव के समय में। चुनाव के समय में जनता को उस बात की प्राथमिकता देनी चाहिए कि आपके बीच में काम करने वाला नेता कौन है। आपने पूछा सर, मुख्यमंत्री जी से पूछिए, एक सवाल है कि अभी जेडीयू के साथी हमारे उपस्थित नहीं, पर उनसे एक सवाल कह दीजिए कि 6-6.5 महीने में इस कोरोना महामारी में मुख्यमंत्री का चेहरा कितने लोगों ने देखा है और पप्पू यादव का चेहरा कितने लोगों ने देखा है? सर, जब 32 लाख लोग सर, जब 32 लाख बिहारी अनेक प्रदेशों में सर रोड पे भटक रहे थे और मारे फिर रहे थे, ना उनको खाने को था, ना उनको पीने का था, तो कौन खड़ा हुआ था उसके साथ? नहीं, वो तो सरकार ने सर, बिहार सरकार ने हाथ खड़ा कर दी थी सर। नहीं, प्रवीण जी ने वो बात इसको मजबूरी का गठबंधन का नाम दीजिए या जनता का गठबंधन बोलिए इसको। और जनाधार किसका होता है सर? जनाधार कोई अपने घर से लेके आता है क्या? जनाधार का विषय ये माना जाता है कि जिस प्रकार से महागठबंधन में जात की राजनीति होती है, एनडीए के अंदर धर्म की राजनीति होती है, इसी को ये लोग आधार मानते हैं। इस आधार को हम ध्वस्त करेंगे इस चुनाव में। ये आधार जात के नाम पे वोट नहीं लिया जा सकता है, धर्म के नाम पे वोट नहीं लिया जा सकता, काम के नाम पे वोट लिया जा सकता है। और आपने कहा, सरोज जी ने कहा कि बिहार में प्रवीण जी ने कहा कि पप्पू यादव की पार्टी में चेहरा कौन है? सर, आज के समय में पप्पू यादव की पार्टी में चेहरा कौन है? पप्पू यादव खुद एक चेहरा है। कांग्रेस में कौन चेहरा है सर? भारतीय जनता पार्टी में बिहार में कौन चेहरा है सर? राजद का चेहरा कौन है? वो तेजस्वी यादव, जिसका कोई उपलब्धि अगर है तो बताइए सर हमें। तो जो व्यक्ति सीधा साधारण सा है सर, हम ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं जानते हैं, सीधा साधारण सा बात है कि जो व्यक्ति काम करने में भरोसा रखता है उस व्यक्ति को सत्ता में आना चाहिए। जो व्यक्ति सत्ता के लिए काम नहीं कर सकता, सत्ता में रहकर जनता के लिए काम नहीं कर सकता है, उसका सत्ता कभी भी जागीर नहीं हो सकता है। ये बात हम जनता को जाकर बताएंगे और उसके बाद जनता तय करेगी कि मजबूरी की गठबंधन है कि जनता का गठबंधन है। प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा नए क्वेश्चन के साथ कि एक गठबंधन बनता है आरजेडी और जेडीयू के बीच, और उसको लेकर के पब्लिक के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं और फिर भाजपा के साथ चले जाते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं गठबंधन बनाकर जनता को धोखा देने का तरीका तो नहीं है प्रवीण जी? नहीं, राजनीति तो धोखे पर ही आजकल हो ही रही है। राजनीति अब सेवा का माध्यम तो है नहीं, सिर्फ सत्ता का माध्यम है कि कैसे हम इन केन प्रकार कैसे सत्ता में पहुंच जाएं, इसी के लिए राजनीति हो रही है। सेवा करके, मेहनत करके, जनाधार बना के तब सत्ता की लड़ाई लड़ें और सत्ता में पहुंचे और उसके माध्यम से फिर जनता का भला करें। ये उद्देश्य अब किसी दल का नहीं है। तो इसीलिए सारी गड़बड़ यही हुई है। लोग चाहते हैं रातों रात हम मुख्यमंत्री बन जाएं, मंत्री बन जाएं, मगर उसके लिए मेहनत करना नहीं चाहते। पहले था कि लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते थे, मेहनत करते थे, अपनी छवि एक बनाते थे, तब वो फिर चुनाव लड़ते थे और जीत करके आते थे। तो वो भाव, अब सेवा का भाव मिसिंग है। और ये जो इन्होंने कहा, परवेज जी ने, वो बिल्कुल सही कहा। पप्पू यादव जी ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, सब लोग मानेंगे, पूरा बिहार मानता है कि उन्होंने अद्भुत काम किया। जब एकदम शून्य था, कोई नहीं था मैदान में, जब लोगों को जरूरत थी मदद की और कोई नहीं था, उस समय पप्पू यादव वहां मौजूद थे। पूरे बिहार ने देखा कैसे उन्होंने काम किया, बहुत मेहनत किया, इसमें दो राय नहीं है। मगर अभी उनको और मेहनत करने की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि अगर वो एक सीमित क्षेत्र चुन करके और वहां मेहनत करते और वहां से एक ठोस ताकत लेकर के आते विधानसभा के अंदर, तो वो ज्यादा प्रभावी होता। अभी उन्होंने पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूरे बिहार में वो कितना सही है कि बिहार में लोग ऊब चुके हैं इस सरकार से। नीतीश कुमार का चेहरा 15 साल पुराना हो गया है, लोग बदलाव चाहते हैं, मगर बदलें तो किसको बदलें? नीतीश कुमार को हटा करके किसको लाएं? ये एक बड़ा सवाल है। विकल्प नहीं है। तो नीतीश कुमार भी आप कह सकते हैं कि मजबूरी के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर फिर वो आते हैं सत्ता में, तो क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता की स्थिति का विकल्प एनडीए है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है। नहीं, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, इसलिए वो राजद की पिछलग्गू बनी हुई है। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनी हुई है।
चेहरा नीतीश कुमार हैं, उधर चेहरा तेजस्वी यादव हैं। हम्म, तो अब जब तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और नीतीश कुमार में कंपटीशन होगा तो लाचारी में लोग नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। आपका कहना है लाचारी में नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और इसी में ऐड करना चाहूंगा आपके साथ कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और भाजपा, ये बिहार जैसे प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जैसे प्रदेश में जाके गठबंधन क्यों कर लेती हैं? ये बड़ा थोड़ा अटपटा सा लगता है ना देखने में। गठबंधन लाचारी में करना पड़ता है, शौकिया गठबंधन नहीं है ये। हाँ, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है उसमें कोई दल आज इस हैसियत में नहीं है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बलबूते जीत करके अपनी सरकार बना ले। तो लाचारी में दूसरे, तीसरे, चौथे दलों का सहारा लेना पड़ता है और गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में जाना पड़ता है। कांग्रेस 25-30 साल पहले तक अकेले ही लड़के आती थी, तब तमाम दल उसके खिलाफ गोलबंद होते थे, गठबंधन बनाते थे, मगर फिर भी कांग्रेस अकेले ही तो जीत के आती रही। उसका जनाधार था, एक मजबूत संगठन था उसका, तो जीत के आते थे लोग। मगर उस कांग्रेस का जो क्षय हुआ उसके बाद उसकी जगह कोई नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रवीण जी के में कि जगह कोई नहीं ले पाया कांग्रेस की तरह में जहां। हाँ, परवेज जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ तिवारी जी। दीपक जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे प्रवीण जी ने जो बात को कोट किया है, वो बात ये कहा है उन्होंने कि यदि चेहरे की बात हो तो उसमें मजबूरी के नाते पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार, मजबूरी के नाते। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं और ये बात जनता भी जानती है। जनता को ये बात बताना होगा। तेजस्वी यादव सर विरासत में राजनीति कर रहे हैं, राजनीति विरासत में नहीं मिलती। सत्ता पे सत्ता किसी की जागीर नहीं हो सकती है, ये समय आ गया है बताने का। आप लालू यादव के परिवार से हैं इसलिए आप सत्ता में बने रहेंगे, ये कहना गलत है और ये सोच गलत है। जन अधिकार पार्टी के बिहाफ में शाहान परवेज ये बात कहता है कि इस प्रकार की राजनीति का खात्मा होना चाहिए। आप एक बात समझिए सर, प्रवीण जी ने कहा कि दो राय नहीं है कि पप्पू यादव ने काम किया है। एक मिनट में दो राय नहीं है कि काम किया, आपके क्वेश्चन में काम के आधार पर आपके आंसर में कुछ और जोड़ देता हूं कि रघुवंश जी जैसे बहुत सारे चेहरे हैं आरजेडी के अंदर, उनको क्यों नहीं आगे लाया गया? आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर में ये क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूँ सर। इस बात में एक लाइन हम और पॉइंट ऐड कर देंगे कि रघुवंश बाबू जैसे महान व्यक्तित्व को बिहार में अगर सबसे पहले कोई मुख्यमंत्री देखना चाहता था तो वो व्यक्ति था माननीय पप्पू यादव। माननीय पप्पू यादव जी ने आरजेडी के समय और आरजेडी में रहते हुए इस बात को मजबूती से रखा था कि रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया जाए लालू यादव जी के बाद। लालू यादव जी का एक व्यक्तित्व हो सकता है, मगर तेजस्वी यादव का भी व्यक्तित्व क्या है सर, इसको जनता तय कर लेगी। दूसरा चीज है सर, अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनते तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा सर। बिहारियों का जिसने अपमान किया है, प्रदेश में बिहारी जब लाठी डंडा खा रहे सर, 32 लाख बिहारी इधर उधर मारे चले, रोड पे मारे चले सर, गर्मी में भूख से तड़प के मरे सर, देखा ना, पैदल चल के मर रहे हैं, भूख से तड़प के मरे। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति सत्ता में आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता है सर। जब लोगों को लाने की बात हुई तो बिहार सरकार ने हाथ खड़ा करके कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है ट्रेन चलवाने के। ये पप्पू यादव था सर जिसने ट्रेन का अपने पॉकेट से पैसा दिया, ये पप्पू यादव था सर जिसने आनंद विहार से लेके पूरे मयूर विहार से लेके सब जगह पे रोड पे खड़ा होकर लोगों को 500-500 रुपए पॉकेट में डाला था। जो पप्पू यादव सर जिसने मजदूरों के अकाउंट में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर किया। ये सत्ता में नहीं रह के जो व्यक्ति ये काम कर सकता है, वो व्यक्ति अगर सत्ता में होगा तो क्या कर सकता है, इस बात की कल्पना करने की जरूरत है। जनता को, बिहार की जनता को भी ये सोचने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि गठबंधन महत्वपूर्ण नहीं है सर, देश के अंदर गठबंधन महत्वपूर्ण नहीं है। गठबंधन के बेसिस पे चुनाव हो कि कौन पार्टी किस गठबंधन में है उसको वोट दिया जाए, एक खास जात का वोट एक खास जात की पार्टी को, और कितने लोग इस तरह से गोलबंद होते हैं उस तरह से वोट शेयर अगर किया जाएगा तो बिहार की यथास्थिति यही बनी रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी आए, चाहे वो जंगल राज के बाद
डबल इंजन की सरकार आए, उसके बाद ट्रिपल इंजन की सरकार आए, स्थिति नहीं बदली। स्थिति अगर बिहार की जनता को बदलना है तो बिहार की जनता को यह तय करना होगा कि जो व्यक्ति काम के आधार पर वोट मांगने की बात करता हो, जिसका चरित्र काम करने का हो, जिसका आचरण लोगों के साथ से साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहने का हो, जो दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहता हो, बिहार की जनता को ऐसा नेता चाहिए। बिहार अगर बदलना चाहता है अपने आप को, आज बिहार की दुर्दशा है, चाहे वो शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए। रोजगार में पूरे भारत में सबसे अंतिम पायदान पे बिहार, शिक्षा में 26वें पायदान पे बिहार, स्वास्थ्य की 24वें पायदान पे स्वास्थ्य की स्थिति में बिहार। तो इस सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? और मैं ये सर आग्रह करता हूँ आपकी जनता से, आपके माध्यम से, आपकी जनता से, आपके दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि बिहार में चुनाव जो 2020 के आगामी विधानसभा चुनाव में वो अपना वोट गठबंधन के आधार पर तय ना करें, वो काम के आधार पर तय करें और वो सवाल पूछें कि कौन सी पार्टी ने कितना काम किया और कौन से लीडर ने कितना काम किया है। सर, जब कोरोना महामारी में जब ये विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को घर में रहने की अपील की थी, सर हम लोग वो थे जो अपनी जीवन का परवाह न करके हम उन गरीबों के साथ खड़े हुए थे। वही पप्पू यादव था जो उन गरीबों के साथ खड़ा था। 6 महीने से 6.5 महीने तक नीतीश कुमार का चेहरा किसी मीडिया वाले तक नहीं देखा। आज वो व्यक्ति हमारी हमदर्दी की बात कर सकते हैं। कहाँ से तेजस्वी यादव जब लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, भूखे लोगों को सड़क पर चलता हुआ छोड़ा जा रहा था, कहाँ से तेजस्वी यादव उस समय? आज जब वोट की बात आएगी तो कहेंगे हम ये बड़ा गठबंधन है, हम छोटा गठबंधन है, हमारा ये वोट है, हमारा वो वोट है। सर, महागठबंधन का सर तो उसका काम है, आप समझिए सर, 2 पार्ट है, एक पार्ट एनडीए, एक पार्ट बिहार के कम से कम परिप्रेक्ष्य में एक पार्ट एनडीए का जो एजेंडा रहा है वो कॉम्युनल एजेंडा रहा है, धर्म के बेसिस पे राजनीति करने का रहा है। महागठबंधन की जितनी पार्टियां रही है और महागठबंधन में मुख्य पार्टी आरजेडी की भूमिका रही है सर, अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पे वोट लेना, 30% ये है तो 20% वो है तो 15% वो, इसकी गोलबंदी करके वोट जमा करना। अगर इसी आधार पर सरकार चलती रहे तो क्या आपको लगता है कि देश का विकास हो पाएगा? मैं एक जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि बिहार में इस परिवेश को बदलना होगा। जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए वोट देना होगा। जनता से अपील करनी होगी कि कम से कम इस बार बिहार की जितनी दुर्दशा होनी थी सर हो चुकी है। 30 सालों से मैं देख रहा हूँ बिहार को, जब से पैदा हुआ हूँ बिहार को देख रहा हूँ, इसी बदतर स्थिति में देख रहा हूँ। जहाँ प्रदेश में जाता हूँ सर, बिहारी होने का अपमान फील होता है। हमें स्वाभिमान नहीं है सर बिहारी होने पे। जब हम बाहर के प्रदेशों में जाते सर, हमारे धरती में क्या है सर, हमारा इतिहास क्या है सर। जब एक बिहारी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में या विदेश में कई दुबई, अमेरिका जैसे जगहों पे जाता है, वहाँ पे बिहारी होने का अपमान फील करता है। वो एक अलग विषय कौन है, वो पूरा अलग विषय है। इसका विषय इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही है अलग डिबेट हम करेंगे जो 30 सालों से शासन कर रहा है। और 30 सालों में शासन में 15 साल महागठबंधन का रहा है, जो आज 100 कर्ण महागठबंधन है, और 15 साल इसी 100 कर्ण एनडीए का रहा है। और आपने एक बात जो कही कि वोट इधर से लेकर उधर चले जाना, जिस अलायंस के नाम पे वोट लिया, पब्लिक ने सर उस सेंटिमेंट को वोट किया ना, एंटी बीजेपी वोट किया पिछले 2014 के इलेक्शन। तो इस पे एक कानून होना चाहिए। ये आपकी बातों से हम दीपक जी बहुत सहमत है कि इस पे एक कानून होना चाहिए कि जिस नाम पे आपने वोट लिया सरकार आप उसी नाम पे चलाएं। क्या आप मानते हैं कि आपका गठबंधन कहीं और नहीं जाएगा? देखिए सर, हमने आपको मैंने कहा ना कि गठबंधन को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हम नहीं देखते। गठबंधन है कि ठीक है, अगर बिहार बचाना है तो सब लोग साथ आइए। हम कांग्रेस को भी आमंत्रण दे रहे हैं सर। कांग्रेस की जो आज महागठबंधन में स्थिति है सर, उसकी उपेक्षा की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी की उपेक्षा की जा रही है। आज मांझी जी क्यों महागठबंधन छोड़ के निकल चुके हैं। और आज कांग्रेस सर दिल से बता दे कि उसकी सीट क्लियर है या वो बहुत सहज महसूस कर रहे हैं महागठबंधन में। एनडीए की बात करेंगे सर, चिराग पासवान जैसा नेता को, ये रामविलास पासवान जैसे नेता को, इसकी उपेक्षा की जा रही है। आज एनडीए से क्यों छोड़ गए? आप सर अगर बड़े दल हैं तो आप सबको लेके चल सकते हैं, आप गार्जियन है तो सबको लेके चल सकते हैं। आप सबकी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता है। और जब इस तरह की बात होगी, तानाशाही रवैया किसी बड़े दलों का आएगा, इसका आंसर हम तिवारी कहीं न कहीं गठबंधन की स्थिति बनेगी। और तीसरा गठबंधन इसी नाम पे बना है, इसके नाम पे ये नहीं कि इससे वोट मांगा जा सकता है गठबंधन के नाम पे। आपके माध्यम से अपील है कि वोट जो है वो काम के नाम पे देना चाहिए कि कांग्रेस ने कितना वोट किया है, काम किया है।
आरजेडी ने कितना काम किया है, नीतीश कुमार ने कितना काम किया है, भाजपा ने कितना काम किया है, और जो व्यक्ति सत्ता में नहीं है उसने कितना काम किया है, माननीय पप्पू यादव जी ने कितना काम किया और लोगों के बीच कितना काम करते हैं। तिवारी जी से इसी हम आधार बात पे करते वोट हैं, का इसी तय होना आधार चाहिए। इसको लेकर के तिवारी जी के पास चलते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके वो गठबंधन करने लगती है, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे? क्या कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है कि कांग्रेस कहीं बैकफुट पर है? जी कहीं बैकफुट पे नहीं है, जनाधार भी कमी नहीं। कांग्रेस आज के सबसे दिल में है। बात यह है कि जब विकास की राजनीति जनता के दिमाग में विकास अगर आएगा तो वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को चुनेंगे। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में खास करके जातिवाद इस हद तक हावी है कि लोग कहते हैं ये बेटी और वोट अपने जाति से बाहर नहीं देंगे। बेटी और वोट नहीं देने वाली व्यक्ति परंपरा भावनात्मक तरीके से जोड़ दी जाती है जनता के बीच में, तब क्या होता है कि सब जाति की दुकानें चलती है। मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ परवेज जी से भी और बागी साहब से। बात नहीं है कि पप्पू यादव जमीन पे काफी मेहनत की है, विपक्ष रादर जो सत्ता पक्ष है नीतीश जी है या बीजेपी है, वो पूरे कोरोना काल में या बाढ़ की विभीषिका में घर के अंदर बैठे थे। जो सड़क पे दिख रहे थे, जो मदद कर रहे थे, वो कांग्रेस की, जाप की या अन्य विपक्ष के दल थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसमें धन्यवाद आपके फिरोज प्रश्न जी, में कुछ धन्यवाद। जोड़ दूंगा। तो आपने गठबंधन क्यों नहीं बनाया इनके साथ? मैं तो सर स्वागत करते हैं कांग्रेस का, राष्ट्रीय पार्टी यहाँ है। ये एक मिनट फिर भी दिक्कत यहाँ ये है कि वोट यहाँ जाति पे ही पड़ना है, क्योंकि अभी तक लोग विकास की को महत्व नहीं दे रहे हैं उतना। अगर ये विकास को महत्व देते तो 30 साल पहले का विकास और आज में तुलना कर लेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जब कांग्रेस की सरकार थी उस तुलना में शिक्षा का स्तर गिरा, स्वास्थ्य का स्तर गिरा, उद्योग का गिरा है, रोजगार का गिरा है, हर तरीके से आप पीछे ही गए, कुछ भी नहीं सुधरा है। हाँ, भीड़ बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से आपने सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया है, कुछ नए सड़क बना दिए, लेकिन सच्चाई तो पूरे उद्योग जितने हर जिलों में औद्योगिक केंद्र होता था, जगह होता था, जैसे पटना में भी इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब बंद हो चुका। और किसी भी जो भी ये उद्योग पे भी कुछ काम कर रहे, हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है। मुझे याद है कांग्रेस के दौर में बिहार से बाहर जो जाते थे वो बिहारी बाबू कहलाते थे और उसके बाद के दौर में बिहारी कहलाने लगे। लेकिन मजबूरी है, आपको अगर राजनीति करना है और रह के कुछ सेवा का माध्यम चुनना है तो जातिवादी व्यवस्था हो गई तो हम उसको तोड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन अभी जनता का मिजाज है, जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में। आप जनता के मिजाज को थोड़ी जबरदस्ती कॉलर पकड़ के बदल देंगे। तो उस परिस्थिति में जहां आपके पास वोटों की श्रृंखला कम है तो आपको प्रायोरिटी देना होता है कि किस दल को चुना जाए, किस दल को न चुना जाए। अब अगर एक सांप्रदायिक दल साफ तौर पे दिखता है, जो सांप्रदाय की राजनीति करता है, जो लड़ाई झगड़े की राजनीति करता है, दंगा फसाद की राजनीति करता है, उसके विरोध में आपको जो भी दल थोड़ी मजबूती के साथ दिखते हैं, आपको उनको गोलबंद करना होता है। और उस गोलबंदी में कभी कभी क्या होता है कि चॉइस, हमारे साथी कह रहे हैं कि फलाना को हमको लेना नहीं है, फलाना को लेना है, तो ये सब बातें भी होती हैं। इन सब बातों से आपको एक बात निश्चित रूप से, जिस दिन विकास की राजनीति की बात होगी, स्वाभाविक रूप से जनता का कांग्रेस के प्रति ही समर्थन आएगा। ये निश्चित रूप से एक फिक्स बात। अब रही नेतृत्व की बात जो कह रहे थे, ये आम जनता भी समझता है कि कांग्रेस का कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो इतना ट्रेंड होता है कि और इतना वो वास्तव में प्रैक्टिकल रूप से इतना विशेषज्ञ भी होता है कि वो समझ जाए कि उसको कैसे सरकार चलानी है, कैसे सत्ता चलानी है, और लंबे समय तक चला के दिखाया है। चीज के साथ लोग जिए हैं बहुत आसानी से। अब महसूस करते हैं, जब कभी भी आप देख लीजिए, चाहे मोरारजी देसाई के बाद या जितनी भी सरकारें हैं, वीपी सिंह की सरकार आई और वाजपेयी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, लेकिन हर समय कांग्रेस को याद किया गया, तभी वापस कांग्रेस आई भी। और आज भी स्थिति कम हो गई, वही मैं अभी आपका बिहार की आर्थिक बात कर रहा हूँ, स्थिति मैं अभी बुरा बिहार हाल की में है बात और कर रहा हूँ। कांग्रेस वापस, आखिर हम बार बार चुन के ही आते हैं ना, चुन के नहीं आते तो जबरदस्ती तो पकड़ के लाते नहीं। मोदी जी की तरह चुन के तो सब लोग आते हैं। नहीं बिहार, अरे लोकतंत्र में तो सब लोग चुन के ही आते हैं ना। प्रवीण जी के पास ही जा रहा हूँ, प्रवीण जी के पास जा रहा हूँ कि इस चीज का क्या आंसर है
कि बिहार में कांग्रेस आज भी वो की में है। मुझे ये बताइए प्रवीण जी, ये एक कह रहे मिनट कि एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट तिवारी जी, एक तो मिनट, मान ही रहे ना, क्योंकि हम राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा नहीं कर रहे। यही है जो कट रहा है आपका, बीच कट राष्ट्रीय रहा है। राजनीति में, बिहार की राजनीति में हाँ आप विकास पे जिस दिन चर्चा करते हैं कांग्रेस याद आ रही है। प्रवीण जी अभी तो मैं सरोज जी, भाजपा के चर्चा विकास पर जो भी होना लोग चाहिए आज कि नहीं होना चाहिए? सरोज जी, आप आप बताइए सहमत प्रवीण हैं जी। कि वोट बिहार विधानसभा में कम से कम 2020 विधानसभा में विकास के नाम पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक लाइन में आंसर दीजिए। होना तो चाहिए, मैंने तो कहा ये होना चाहिए, लेकिन विडंबना है, आपको हमने ये भी कहा वोट नहीं आपकी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है परवेज जी, मैं आपके भी हूँ, लेकिन तो आपको अच्छा वोट नहीं कर रही है तो क्यों नहीं हम गठबंधन एक ही में बात लिया को आपने? रिपीट कर रहे हैं बार बार। मैं प्रवीण जी को हाँ। क्या कहना चाहूंगा। प्रवीण जी, आप एक चीज बताइए, वास्तविक जमीनी धरा, क्योंकि हमारे पास अरविंद जी जुड़ नहीं पाए किन्हीं कारणों से, तो मैं मानता हूं कि जो पत्रकार है, जो लेखक है, वो स्थायी विपक्ष होता है, स्थायी विपक्ष होता है वो सत्ता का। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ये बताइए मुझे कि अब अरविंद जी है नहीं, तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस की क्या पोजीशन है बिहार में, और भाजपा की क्या पोजीशन है, जो राष्ट्रीय पार्टी है अपने आप को बोलते हैं। कांग्रेस की तो हालत यह है कि जो लोग पार्टी नहीं चला पा रहे हैं अपना ठीक से, वो सरकार क्या चला पाएंगे? और बिहार में तो कांग्रेस की हालत तो और बुरी है। ये आरजेडी की बी टीम के रूप में यहाँ जानी जाती है। सिंबल मिलेगा कांग्रेस का, कैंडिडेट होगा कांग्रेस का, मगर कौन होगा, कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा, ये तय करते हैं लालू प्रसाद जी, जो जेल में बंद हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाके वहां हाजिरी बजा रहे हैं अपने लोगों का टिकट कंफर्म कराने के लिए, और जब वो अप्रूव करेंगे लालू प्रसाद जी, तब वो टिकट कांग्रेस में फाइनल होता है। तो ये हालत कांग्रेस की हो गई है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो वो खुद हैं। अध्यक्ष उनके यहाँ इतनी जल्दी जल्दी बदले जा रहे हैं बिहार में, किसी को काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जो जनाधार वाले नेता हैं वो पार्टी में टिक नहीं पा रहे हैं, वो किनारे हो जा रहे हैं या छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो ये सब तो पार्टी को इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी ना, कि जो जिसने इतने लंबे समय तक हुकूमत की देश में और प्रदेश में, बिहार में भी, वो क्यों आज सिमट गई है और दूसरे पर क्यों आश्रित होना पड़ रहा है? एक एक सीट के लिए दूसरे का मुंह देखना पड़ रहा है। ये तो बड़ी दुखद बात है ये। और इसके लिए उनको खुद के समीक्षा करनी पड़ेगी, कहाँ हमसे चूक हुई, क्यों ये गड़बड़ी हो रही है, कैसे उसको दुरुस्त करें। तो इसके लिए पार्टी तैयार नहीं है, आत्मनिरीक्षण के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रादेशिक स्तर पर हो। यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी कमजोरी समझना नहीं चाहते, अपनी कमजोरी दूर करना नहीं चाहते। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। क्या यही स्थिति भाजपा की भी है? भाजपा की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। उनके पास कैडर है, चूंकि वो आरएसएस से लिंक्ड है, तो उनके पास कैडर है, मगर नेतृत्व नहीं है उनके पास। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे प्रदेश में सर्वमान्य हो और अपने बूते, संगठन को उनका छोड़ दीजिए, बीजेपी में आज बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है कि अपने बल बूते 10 सीट कहीं से बिहार में जिता करके 10 कैंडिडेट को ले आवे। ये स्थिति है उनके यहाँ। तो उसमें एक बिहार में कहावत है, जहां गाछ ना वृक्ष वहां ऋण प्रधान। माने जहां पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बड़े बड़े पेड़, वहां ऋण का पेड़ को ही मान लिया जाता है कि बहुत बड़ा पेड़ है। तो वही स्थिति बिहार की है। यहाँ नीतीश कुमार ही सबसे बड़े नेता हो गए हैं, चूंकि यहाँ कोई नेता है नहीं वैसा प्रदेश व्यापी जिसकी इमेज हो, जिसकी पकड़ हो, जिसका एक अपील हो प्रदेश में, वैसा नेता कोई नहीं है। तो उसमें नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता बन गए, और वो जैसे चाह रहे हैं हाके जा रहे हैं बिहार को। ये बिहार का दुर्भाग्य है। ये अभी मैसेज आया कि 56 उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन मैं एक आखिरी क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ आऊंगा, क्या लालू प्रसाद यादव अगर बिहार जेल में ना होते और बिहार में होते, तो क्या स्थितियां अलग होती? परवेज जी, आपसे शुरुआत करूंगा, बड़े संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा, कंक्लूजिंग है ये। नीतीश कुमार की बात जी बताइए। दीपक जी 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, क्योंकि कुछ कंक्लूड हमको भी करना है। बस परवीन जी की बातों से एक प्रतिक्रिया हमारा है कि हम ये चाहते हैं सरोज जी, आपसे भी ये आग्रह है कि आपके माध्यम से और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से ये आग्रह करते हैं
कि कांग्रेस बिहार में, कम से कम बिहार में अपनी शक्ति को पहचाने और पिछलग्गू वाला जो भूमिका है बिहार के अंदर, बस निश्चित रूप से एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है सत्ता चलाने का, और राष्ट्रीय पार्टी है सर, मेरा आग्रह है कांग्रेस से कि अपनी शक्ति को पहचाने और बिहार में अपनी भूमिका तय करे। दूसरी बात यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर होने से चुनाव पे क्या असर पड़ता है? इसमें सर हमको नहीं लगता कि बहुत कोई असर पड़ता है, बहुत कोई असर पड़ता है, ऐसा कुछ हमको नहीं लगता। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर असर पड़ता तो आज भी पूरी कंट्रोल लालू यादव जी के हाथ में ही है, चाहे वो जेल में हो। उनके बिना मर्जी के एक पत्ता भी राजद और महागठबंधन के अंदर नहीं खड़कता है। प्रवीण जी की बात से बिल्कुल सहमत है। अगर उनके चाहने से कुछ बदल जाता तो निश्चित रूप से बदल चुका होता। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर पा रहे, उनको पूरी आजादी है जेल के अंदर से प्रयास करने की। दुनिया का एकमात्र ऐसा कैदी है लालू यादव, सौभाग्य से ऐसे कैदी हैं जो जेल के अंदर से टिकट तय करते हैं। और हम लोग ये मानते हैं, बड़ी विडंबना है दीपक जी, कि हम लोग ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अगर चुनाव जेल के बाहर होते तो चुनाव बदल देते। ये बड़ी दुर्भाग्य की हम लोग ऐसे चाणक्य की जमीन है, जब हम लोग ऐसे व्यक्ति से भी अपेक्षा करने लगे हैं। ये चाणक्य की बंगले में रहने वाला कैदी, ऐसा कैदी जो बंगले में रहता हो। और हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं, हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं। या तो तय कर ले कि ये देखिए हमारा सर, हम आपसे एकदम बिल्कुल मेरा एक बहुत स्पष्ट विजन है दीपक जी, समझ लीजिए। देश की राजनीति किसी के चेहरे पे नहीं चलनी चाहिए, किसी गठबंधन के नाम पे नहीं चलनी चाहिए। देश में नौजवानों की भागीदारी हो, देश में गरीबों की भागीदारी हो, देश में महिलाओं की भागीदारी हो। जो व्यक्ति इन सब भागीदारियों को बाखूबी समझता है, अपने कर्तव्यों को समझता है, उस व्यक्ति को सत्ता में रहने का अधिकार है। अन्यथा वो व्यक्ति कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये बात आज के नौजवानों को समझाना पड़ेगा। सरोज जी ने कहा, एक बात बोला उन्होंने कि अब लोगों का इंटरेस्ट ही हो गया है कि जो कम्युनलाइज कर रहा है उस विकास के नाम पे वोट नहीं करना चाह रहा है। सरोज जी, इस बात से आपके साथ सहमत नहीं हूं। जो व्यक्ति आज भी लोग विकास को ही ढूंढ रहे हैं, आज हम डिबेट विकास के मुद्दे पे क्यों कर रहे हैं और हम क्यों खुल के बोल रहे हैं कि चुनाव विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, चुनाव काम के नाम पे होना चाहिए। हम लोग ना सर कहीं ना कहीं अपनी कमी में बता रहा हूँ सर, हम लोग अभी तक जनता को नहीं पहुंच पाए हैं, जनता के बीच में। दीपक जी, मैं बड़ी अपनी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मुझे कांग्रेस का नहीं पता, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलता हूँ कि अभी तक मेरा ऐसा मानना है कि हम बिहार की जनता तक पूरी रूप से नहीं पहुंच पाए हैं कि हम उनको कन्विंस कर सके। और जिस दिन हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम बिना किसी गठबंधन के भी सत्ता में हो सकेंगे और सत्ता हम आएंगे। और सत्ता में आना एक वो अंतिम वो नहीं है हमारा, चुनाव लड़े और सत्ता में आए, केवल ये एक टारगेट हमारा नहीं है, ये एक उपदेश नहीं है। बिहार का कल्याण कैसे हो, ये एक उपदेश है। यही कारण है कि हमने 3 साल बनाम 30 साल का नारा दिया और हमने प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट के साथ देके आए। अगर जनता को हम कन्विंस कर सकते हैं, हम जाएंगे बीच में, उनको मेरी बातें अच्छी लगेगी, हमारा विजन अच्छा लगेगा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे, हमको रिजेक्ट करेंगे, हम पुनः प्रयास करेंगे। जी दीपक जी। आप तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। 2-4 बातें मेरी बड़ी घनघोर आपत्ति है। हाँ, बड़ा संक्षिप्त में बोलिएगा, कांग्रेस टाइम खत्म हो रहा है हमारा। तय करेंगे लालू प्रसाद जी, ये ऐसा चीज मतलब मेरे लिए संक्षिप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टिकट तय लालू जी करेंगे। लालू जी या तेजस्वी जी को भी जाना पड़ता है राहुल जी के पास, और सोनिया जी के पास। अभी तो वो जेल में है, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है जब आप कहते हैं कि जेल में से कोई सब कुछ तय कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ जेल में से तय करता है। अगर जेल में से तय ही कर रहा होता तो बीजेपी भी जेल से बाहर कर देती और सीबीआई सारा चीज, कई बार इस चीज के लिए नेगोशिएशन की कोशिश भी किया गया। उस पे भी एक बार विस्तार से डिबेट हो सकता है। इतनी आसान नहीं है जितनी आसान से प्रवीण बागी जी ने एक दो बात और कही तो मैं पहले ही कहना चाह रहा था। प्रवीण बागी जी भी उस दौर के हैं जिस दौर में ये कांग्रेस के दौर में ही पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो आज इसमें विद्वान पत्रकार है। शायद ये नीतीश जी के टाइम में होते तो ये इतने बड़े विद्वान हो भी नहीं पाते
कि नहीं वो वो एक अलग चीजें अलग और या एक सब्जेक्ट अच्छे पे जा रहे हैं, हम प्रकार अलग सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। नहीं, बात बात ये जो और कांग्रेस की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सच्चाई से दूर है। अगर हम सच्चाई से दूर होकर बात करना चाहते हैं तो लक्ष्यदार बातें बहुत सारी होती हैं। यदि सच्चाई नहीं है कि आपकी जाति पे वोटिंग होगी और जाति पे ही हो रहा है, और ये ट्रेंड जब बदलेगा तो ऐसा नहीं रिच नहीं है किसी का जनता के बीच। जनता ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी को नहीं जानती, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं जानती, बीजेपी को नहीं जानती, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं जानती, वो जन अधिकार पार्टी को नहीं जानती, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं जानती, उसके नेता को नहीं जानती, सब कुछ जानती है जनता। जनता के विवेक पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकती, लेकिन जनता का विवेक यदि यदि कहता है कि यदि हमको जाति के साथ जाना है तो आपको इस लोकतांत्रिक मर्यादा का भी पालन करना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। आपको सीधे से इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं साहब आप विकास नहीं करेंगे तो हम पार्टी बंद करके घर करेंगे। पार्टी बंद करके घर में नहीं रहेंगे। जो मिजाज चल रहा है आपको उस मिजाज में परिवर्तन करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपको मुख्य धारा में रहना है, और मुख्य धारा में रहना है, यही वजह है कि हम गठबंधन में हैं। आप बीटिंग कह लीजिए, सीटिंग कह लीजिए, ये कह के आप खुश होइए, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो एक सांप्रदायिक दल को हराना है, जिसका डर कांग्रेस को पहले था, वो डर आज सारी विपक्षी पार्टियां जो भी एनडीए में नहीं है, जो एनडीए में है वो भी महसूस करती है कि भारत का संरचना, बिहार का संरचना खराब हुआ, जो सामाजिक संरचना है वो खराब हुआ है, ये सब लोग महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस दिन ये थोड़ा मुखर और होगा, कुछ कामयाब हुए हैं, उनकी भी गलती से कामयाब हुए हैं, लेकिन थोड़ा और मुखर होगा, समीकरण बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, जातिवाद बदल जाएगा और विकासवाद ही आएगा। लोकतंत्र को भी परिपक्व होने दीजिए। ये लोकतंत्र भारत को हमने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कुछ समझ रखते हैं इसके बारे में, संविधान बनाया है, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, कुछ समझ रखते हैं, और लोगों पार्टी की होती आजादी वो को करती छीनना होगी। भी नहीं चाहते। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हस्तक्षेप करना चाहूंगा। देर होगा विकास से, लेकिन जो लोग ऑप्शन दे रहे हैं उस ऑप्शन को देख के समझेंगे और समझेंगे तभी आपके साथ जुड़ेंगे परमानेंट, और जुड़े इसी तरीके से जुड़ते हैं। बार बार अगर हमारा वापसी होता है तो इसी वजह से होता है। पिछले चुनाव में 41 सीट पे लड़े और 27 सीट जीते थे, तो वो वापसी था। अगर इस चुनाव में 75 सीटें लड़ते हैं और हम 54 सीट जीतते हैं तो हमारी वापसी होगी, और निश्चित रूप से वापसी को कोई इनकार नहीं कर पाएगा। तब आप दीपक जी, दीपक जी क्लोजिंग कमेंट के साथ प्रवीण जी अब खत्म कीजिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, मैंने नहीं आपसे 2 क्वेश्चन आपसे जा रहा हूँ। हाँ, प्रवीण जी से 2 क्वेश्चन। नहीं वो तो नॉर्मल बात हो गई, आप जनरल बातें करने लगे, मैं जनरल बातें नहीं चाह रहा हूँ। यही कांग्रेस की यही समस्या है, कांग्रेस की यही समस्या बाकी पुरानी चीजें मत गिनाइए, मुझे आज की स्थिति गिनाइए। अच्छा प्रवीण जी, आप एक चीज बताइए, 2 क्वेश्चन आपसे एक साथ पूछ लेता हूँ मैं। लालू यदि बाहर होते तो क्या परिस्थितियां अलग होती, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, क्या दोनों जाति पर आधारित वोट होगा, तो क्या आज भी बिहार में जाति पर आधारित वोट होगा? इतना ज्यादा इंटरनेट, इतना ज्यादा मतलब प्रौद्योगिकी इतना विकास कर गई है कि लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं, सच्ची अच्छी जो भी है हो रहा है वो लोग जान रहे हैं, चाहे चैनल दिखाए चाहे ना दिखाए। बताइए आप प्रवीण जी। विकास रोका जाता है जातीय आधार पे, ये चुप हो तब तो। अरे बोलिए आप बोलिए। सरोज जी बोलने दीजिए, प्रवीण जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। दोनों जातीय आधार पे वोट होते हैं, मगर वो दायरा धीरे धीरे टूट रहा है, जातीय दायरा टूट रहा है अब। अच्छा। और जो खास करके युवा पीढ़ी है, महिलाएं हैं, जैसे शराबबंदी के इशू पर हर वर्ग की महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है, और अभी भी वो नीतीश कुमार के प्रशंसक हैं, खास करके ग्रामीण महिलाएं कि जो जिनके पति पी करके आते थे, निम्न वर्ग की परिवार जो हैं उनके पति पी करके आते थे, शाम में पिटाई करते थे महिलाओं की, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तो उन सबों की जिंदगी में बदलाव आया है शराबबंदी से। हालांकि शराब बिक रहा है खुलेआम, ये छिपी हुई बात नहीं है, मगर निम्न तबके के लोगों में जरूर उनकी जिंदगी में इससे एक बदलाव आया, तो महिलाएं बड़ी संख्या में उनकी समर्थक बनी हुई है और वोट करती हैं। और एक बड़ा दायरा बनाया है एनडीए ने वोटरों का अपना, वो दायरा कुछ जातीय आधार पर है, कुछ विकास के इशू पे जुड़ा हुआ है, और इस तरह करके लोग उसको वोट कर रहे हैं। मगर विकास मुद्दा, चूंकि अब विकास मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियों ने भी उठाना शुरू कर दिया है, तो इसलिए विकास धीरे धीरे मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है बिहार में, और ये अच्छी बात है, बनना चाहिए, उसी के आधार पर वोट होना चाहिए। मगर जातीय बीमारी जो लोग विकास के उस पर टिक नहीं पाते हैं, वो फिर जाति के आधार पर समीकरण तलाशने लगते हैं।
और दूसरी बात लालू जी के बाहर होने ना होने का, तो लालू जी बाहर होते तो चुनाव कलरफुल जरूर हो जाता, क्योंकि वो बातें बड़ी रोचक करते हैं, हंसने हंसाने वाली बात, चुटीली बातें करते हैं और वो इंटरटेन करते हैं वोटरों को और लोगों को, इंटरटेन बहुत अच्छे से करते हैं और हाजिर जवाब हैं। लालू जी की खासियत है कि वो बड़े हाजिर जवाब हैं, तो इससे चुनाव रोचक हो जाता है। वो रोचकता नहीं दिखेगी इस बार, वो इंटरटेन नहीं हो पाएंगे लोग, ये कमी अखरेगी, उनके परिवार को भी उनकी कमी अखरेगी, उनके समर्थकों को उनकी कमी अखरेगी। और लालू जी की भी अब वो पकड़ नहीं है, वो चमत्कार उनके पास नहीं है, क्योंकि वो खुद चुनाव हार चुके, उनकी पत्नी चुनाव हार चुकी, उनकी बेटी चुनाव हार चुकी। तो ये लालू जी के रहते हुआ ये सब, उनके जेल में जाने से नहीं हुआ, उनके मौजूदगी में ये सब लोग चुनाव हारे। तो लालू जी की पकड़ भी कमजोर है, उनका समय पूरा हो चुका है, अब उनके बेटे का समय आया है, अब बेटा कितना कर पाते हैं ये देखना होगा। तो क्या कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं, नेता नहीं दिख रहा आपको लालू जी जैसा? नहीं, बिहार में कोई करिश्माई नेतृत्व अभी नहीं है, वो थे तो लालू जी ही थे, और उन्होंने एक भूमिका निभाई थी, इतिहास में जो भूमिका उनको दी थी, एक सामाजिक बदलाव उन्होंने किया, वही भूमिका मैं उनकी देखता हूं कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये जरूर लिखा जाएगा कि लालू प्रसाद ने बिहार में जो एक सामंती जकड़न थी प्रदेश में, और जो उच्च वर्ग का वर्चस्व था बिहार में, उसको उन्होंने तोड़ा, और जिस वर्ग के मुंह में जवान नहीं थी, जो शोषित थे, पीड़ित थे, उनको स्वाभिमान के साथ खड़ा होना, हक के लिए लड़ना, ये सिखलाया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने बिहार में लाई और शांतिपूर्ण तरीके से लाई, ये बहुत बड़ा योगदान उनका है। प्रवीण जी की बातों से सहमत है, पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ। आप थोड़ा प्रवीण जी की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लालू जी का जिस तरह से राजनीतिक उदय हुआ है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, मगर जिस तरह से उनका राजनीतिक पतन हुआ है, एक सामाजिक न्याय के को सामने रखने वाले व्यक्ति का अंत जो है एक परिवार में सिमेट के रख दिया गया, ये बड़ा दुखद है। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता आज लालू यादव और उनके परिवार से आहत और जो अपेक्षा करती थी वो आज नहीं दिख रही है। उसका कारण भी यही है कि जो व्यक्ति एक पूरे दबे कुचले एक समाज को जिसने आवाज दिया, आज वो आवाज सिमट के सिर्फ एक परिवार के अंदर रह गई है। राजद आज एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, उसमें रघुवंश प्रसाद बाबू जैसा चेहरा का कोई वजूद नहीं है, उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसा चेहरा का कोई वजूद नहीं रह गया है, ये बात। और आज राजद अगर कुछ जो बैकफुट पे है उसका कारण यही है सर, दूसरा कोई कारण नहीं। लालू जी के व्यक्तिगत जीवन पे और राजनीतिक जीवन पे कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, वो एक महान व्यक्ति रहे हैं और उनका जो जीवन, राजनीतिक जीवन का जो उदय हुआ है वो एक बहुत बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखने, वो सराहनीय है, सब लोग के आइडियल हो सकते हैं वो, मगर उनका जो अंत, जो राजनीति का जो ढलान हुआ वो एक सुखद नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं लालू यादव जी से जो की जाती थी वो अब आरजेडी के अंदर वो वाली बात नहीं दिखती है सर। दूसरा चीज है कि मेरा प्रवीण जी से भी बस यही आग्रह है कि हम लोग देखिए अब एक बदलाव की ओर चढ़ पड़े हैं, एक युग बीत चुका है, एक युग बीतने के बाद अब राजनीति में एक नया युग का शुरुआत हो रहा है। जो आज का युवा पीढ़ी, ये देख सर, आज की एक युवा पीढ़ी अब जात धर्म ये 90 से चला आया, ये सिलसिला चला आया 90 से कि जात धर्म और कम्युनिटी की राजनीति की जाए, उसके बाहर निकल के आज का नौजवान वो इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। आज का नौजवान सम्मान करता है कि मैं शहान परवेज होने के नाते कि राजनीति, जहां तक हमको पढ़ने का मौका मिला, लालू यादव जी के व्यक्तित्व को, मैं उनके राजनीतिक उदय को सलाम करता हूं, मैं सम्मान करता हूं। लालू यादव जी किसी भी कम्युनिटी से होते होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूं। राजेंद्र बाबू किसी भी कम्युनिटी से होते होंगे, वे एक अच्छे व्यक्ति थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। नेहरू जी किसी भी कम्युनिटी से होते होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। इंदिरा गांधी किसी भी कम्युनिटी से होते होंगे, मुझे पता नहीं, मगर मैं सम्मान करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी किसी भी कम्युनिटी से आते होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो ये एक जो ट्रेंड है कि आप जात के आधार पे, दीपक जी कौन जात के हैं, इस पे आपका हम योग्यता तय करें कि आप कितने अच्छे हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो भ्रम है इसको तोड़ने की जरूरत है। प्रवीण जी कौन से समाज से आते हैं, उसके बाद हम उनकी बात को सुनेंगे कि वो अच्छा बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या उनके बात का जजमेंट हम इस आधार पे करेंगे कि वो किस समाज से आते हैं तो वो अच्छी बात है कि नहीं है। सरोज जी किस वर्ग से आते हैं, उसकी बात उनकी बात को हम लेंगे। ये जो भ्रम है जो बनाया गया है, वो भ्रम को तोड़ने की जरूरत है आज। और जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा सर, मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूँ कि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिहार बदलाव की तरफ बढ़ चुका है, बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हम अब गठबंधन सब्जेक्ट नहीं है सर, सब्जेक्ट ये है कि चुनाव का आधार क्या बनेगा। चलिए, आप गठबंधन करके
तिवारी जी, आप दोनों लोगों को वाइंड अप करें। बदलाव आ रहा है बिहार में, तो उस बदलाव में कांग्रेस कहाँ है? बड़े संक्षिप्त में आंसर दीजिए। में कांग्रेस सत्ता की भूमिका निकलेगी निश्चित रूप से आज के समय में। और ये भ्रम में कोई ना रहे, 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर किसी को लगता हो, चाहे दादी साहब को लगता हो कि कितने उद्योग दे गए बिहार को, तो वो बता दें। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है तो वो बता दें। तो ये रेस होता है, आकर के लोग देख के गाड़ी चले। ये तो मैंने नहीं कहा कि विकास हो गया बहुत, ये कहा मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा उन्होंने। प्रवीण जी ने तो सीधे ही कहा कि मजबूरी की सरकार होगी, मजबूरी के नेता होंगे नीतीश कुमार, मजबूरी के नेता होंगे नीतीश कुमार। आपका कट रहा है, आपका कट रहा है। मुझे कहीं से पची नहीं, ठीक है आपका विचार हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा हास्यास्पद सा विषय है कि कोई कहे कि नहीं मजबूरी में विकास के नाम पे। अरे क्या विकास है भाई साहब? आप 15 साल में जब पूरा भारत कहाँ से कहाँ जा चुका और आप वहीं के वहीं हैं, केवल चोरी करा पाए हैं और उसमें आप विकास कह रहे हैं। वो बड़ा खेत के साथ कहते हैं 15 साल में। अरे भाई तो उनको हटाइए ना, कौन मना किए हुए आपको? आप संगठन मजबूत करके हटा दीजिए उनको। वो तो कांग्रेस के ऊपर जनता का विश्वास जिसके पास होगा वही तो राज करेगा। संगठन सबसे मजबूत हमारा ही है। हम जीविका के सहारे घर घर में नहीं महिलाओं के साथ घूमे। आप जो शराबबंदी कह रहे थे, सुपर फ्लॉप शराबबंदी, जिसमें अभी भी लोट के मिल जाएंगे हर गांव में जो दारू पीने वाले हैं, वो शराब पी के आपकी बात सच है कि आज हम जनता को बताने में अभी तक नहीं बता पाए हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव में हम लोग जाके जनता को बता पाए लेकिन सच्चाई क्या है और भ्रम क्या है। यदि हम लोग बताने में सक्षम हो जाएंगे, चीजों को पहुंचाने में सफल रही है पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं अपने आप को, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो मुझे लगता है कि ये चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, जो उनकी पकड़ वाले स्टेट रहे हैं, वहां पे ये पार्टियां अपनी बात को पहुंचाने में विफल रही हैं। इस कारण इनको गठबंधन पे आना पड़ रहा है, गठबंधन की सरकारें चल रही हैं और वहां की क्षेत्रीय पार्टियां अग्रणी भूमिका में है। ये एक बड़ी विपदा है और इन पार्टियों को इस पे मंथन करना चाहिए, जो मेरा सोचना है। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। प्रवीण जी, तिवारी जी और परवेज जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।